नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। महाकुंभ 2025 जो कि तीर्थराज प्रयागराज में जिसका मेला लग रहा है और लग क्या रहा है, जो चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई है 13 जनवरी 2025 को और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। और इसमें जो शाही स्नान होते हैं, जिन्हें पहले शाही स्नान कहा जाता था, वो उसका नाम बदलकर अमृत स्नान कर दिया गया है। तो ये जो अमृत स्नान है, ये 13 जनवरी और 14 जनवरी के तो हो चुके हैं। अब जो आगे के हैं वो 29 जनवरी को होगा मौनी अमावस्या का, 3 फरवरी को होगा वसंत पंचमी का, 12 फरवरी को होगा माघ मेला का, माघ पूर्णिमा का, माफ कीजिए, माघ मेला चूंकि हर साल वहां लगता है तो वही मुंह से निकल जाता है। तो माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि से इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। बताया जाता है कि ये इस बार जो है बहुत ही बृहद क्षेत्र में इसको लगाया गया है और कई हजार हेक्टेयर जमीन पे फैला हुआ है। लगभग 16 किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं और उन घाटों पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। पहले दिन यानी कि पौष पूर्णिमा को लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया और जो दूसरा दिन था इसका, यूजुअली मकर संक्रांति से शुरू होता है कुंभ, तो जो दूसरा दिन था उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने आए। यानी कि अगर आप स्नान करने वालों की संख्या देखेंगे तो प्रयागराज महाकुंभ में पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, दोनों दिनों का जोड़ करके। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले दिन भी किया होगा, दूसरे दिन भी किया होगा, तो कुल मिला के दोनों दिनों का जोड़ करके वहां पर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। अगर किसी शहर में एक दिन में 5 लाख अतिरिक्त आदमी आ जाएं, जो नॉर्मल रहते हैं उस शहर में, उसकी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर 5 लाख आदमी अतिरिक्त आ जाएं तो उस शहर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। पूरा ट्रैफिक चरमरा जाता है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, बाजारों में बड़ी दिक्कत होती है, कुल मिलाकर के अव्यवस्था हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक साथ 3.5-4 करोड़ लोगों को मैनेज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मौनी अमावस्या वाला स्नान होगा उसमें जितने लोग कल स्नान करने आए थे मकर संक्रांति पर, उसके करीब करीब दोगुने या दोगुने से ज्यादा भी लोग एक साथ स्नान करने आ सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर सच में ऐसा होता है तो 7 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में एक शहर में, और वो भी एक अस्थाई शहर में, लोगों को मैनेज करना, उनका रुकना, उनका स्नान, उनका भोजन, दिशा मैदान, मतलब जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं, उन सबको देखते हुए कि वो कितनी बड़ी व्यवस्था होगी, कितना ज्यादा सरकार को मैनेज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हो पाएगा। फिलहाल पहले 2 दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था, जब मैं कोई अव्यवस्था की बात कर रहा हूं तो कोई बड़ी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। ऐसा संभव नहीं है कि जहां पर 3.5 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं और वहां छोटी मोटी दिक्कतें ना हो लोगों को, वो तो होनी ही होनी है। अगर आप किसी पर्व त्योहार के मौके पर रेलवे स्टेशन से यात्रा करके भी कहीं जाते हैं तो भी जो है आपको दिक्कतें होती हैं। अभी क्या है कि वहां पर 4 करोड़ लोग हैं, थोड़े नहीं हैं, और उनमें से अगर आपको 4,000 लोग ऐसे मिल जाएं जो ये कहें कि हमको इस तरीके की दिक्कत है या उस तरीके की दिक्कत है। अब दिक्कतें लोग वहां कैसी बता रहे हैं, जो नॉर्मल लोग बता रहे हैं। अब कोई कह रहा है कि रेलवे स्टेशन बहुत दूर है। अब भाई, सारे के सारे यात्रियों को एक ही रेलवे स्टेशन पर नहीं उतारा जा सकता। और आप बड़ी चीज ये देखिए कि इस महाकुंभ की तैयारी कब से हो रही थी। एक तो ये जो कुंभ है वो इस मसले में बहुत ज्यादा विशेष है कि जिस तरह की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनी है,
वो 144 साल बाद आई है। अब ये बार बार इस तरीके से होता है 144 साल में साइकिल कोई रहता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इससे पहले जो इस तरह के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बनी थी वो 144 साल पहले बनी थी, और अब 144 साल बाद दोबारा ये हुआ है। तो ऐसे में लोगों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ जाती है। श्रद्धालु लोग जो होते हैं उनकी श्रद्धा में कुछ ना कुछ इजाफा हो ही जाता है, तो इस वजह से भी भीड़ थोड़ी ज्यादा हो रही है। अब जो मैं तैयारी की बात कर रहा था कि कितनी ज्यादा तैयारी सरकार ने और कब से कर रखी है, जो लोग प्रयागराज जाते आते रहे होंगे वो जानते होंगे कि प्रयागराज के जितने भी स्टेशन हैं जो प्रयागराज जंक्शन के आसपास हैं, उन सभी स्टेशन को काफी लंबे समय से डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो अब प्रयागराज जंक्शन पर नहीं जाती हैं, वो आसपास के स्टेशनों पर पहुंचती हैं, वहां सवारियां उतारती हैं। तो जिनको प्रयागराज जाना होता है वो अलग अलग स्टेशनों से पहुंचते हैं जहां जिसका रूट है। तो ऐसे में इस मौके पर जबकि एक एक दिन में कई करोड़ लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये संभव नहीं है कि सारी की सारी ट्रेन को एक ही स्टेशन यानी कि प्रयागराज जंक्शन पर पहुंचा दिया जाए या प्रयाग स्टेशन पर पहुंचा दिया जाए, तो ये संभव नहीं है। तो लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, भाई होंगे थोड़े बहुत। दूसरा, कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि चलना बहुत पड़ रहा है, वन वे बना रखा है। भाई ऐसी व्यवस्था में अगर आप रूट को वन वे नहीं बनाएंगे, दोनों तरफ से रूट खोल देंगे, तो फिर तो भगवान ही फिर कंट्रोल कर सकता है और कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। आप सोचिए कि लगभग 10 घंटे 11 घंटे के अंदर 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यानी कि 3.5 करोड़ लोग घाटों की तरफ गए और 3.5 करोड़ लोग वापस लौटे। तो ऐसे में यह संभव नहीं है कि आप जिस रूट से जा रहे हैं उसी रूट से आपको वापस कर दिया जाए। तो ये जो वन वे व्यवस्था की गई है वो मुझे लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रैफिक कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा, भले ही वो पैदल का ही सही। तो इस तरीके की छोटी मोटी शिकायतें वो सुनने को मिलनी ही मिलनी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मैं अभी कल एक वीडियो देख रहा था, तो वो एक बुजुर्ग महिला थी, बहुत ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं थी लेकिन 50+ थी। तो अब उन्होंने बताया कि मेरे पैरों में दर्द है, इतना चलने को बता दिया। भाई अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप मत आती। अब ये तो एक सामान्य सी बात है कि जब आप 400 500 1000 किलोमीटर दूर से वहां पर पहुंच गए हैं, तो ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको वहां पर चलना नहीं पड़ेगा और घाट तक आपको कोई वाहन छोड़ करके आएगा? ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जितना नजदीक ले जाया जा सकता है लोगों को उतना ले जाया जा रहा है, और जहां से ये महसूस किया जा रहा है कि अब इसके बाद अगर हम लोगों को वाहनों को जाने देते हैं तो फिर अब व्यवस्था हो जाएगी, तो उनको रोका जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, जो श्रद्धालु हैं या जो लोग वहां की केवल व्यवस्थाएं देखने जाना चाहते हैं, बहुत से लोगों को उत्सुकता होती है कि देखें जाके कितना बड़ा मेला होता है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, तो जो लोग भी जा रहे हैं तो वो प्रशासन के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बिना कोऑपरेट किए काम नहीं चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर आप देखेंगे, और दर्द केवल राजनीतिक लोगों को होता है, बाकी लोगों को होता नहीं है। बाकी इक्का दुक्का होते हैं, वो मतलब सिरफिरे टाइप के लोग होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ है कि सरकार ने इतना पैसा क्यों खर्च किया। दूसरी उनकी तकलीफ यह है कि सरकार लोगों को निमंत्रण देके क्यों बुला रही है। अरे भाई हमारे यहाँ कोई एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में अगर हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आस्था के साथ भी आइए, उत्सुकता के लिए भी आइए, आप देखिए हमारी व्यवस्थाएं, आप हमारे सनातन को देखिए, आप हमारी परंपराओं को देखिए, अगर इस सब के लिए हम लोगों को आमंत्रित कर भी रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो एक तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ये दिक्कत है कि आप आमंत्रित क्यों कर रहे हैं। दूसरा एक उन्होंने सवाल ये उठाया है कि भाई इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर दिया। भाई एक चीज बताइए कि अगर 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर भी दिया, तो 7,000 करोड़ रुपए में पहले तो लगभग 45 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थाएं जुटाना, और करीब 44 दिन ये कुंभ चलने वाला है, 44 से 43 दिन, तो उतने लंबे समय के लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाना, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, इसमें खर्चा तो आएगा ना। और अगर ये व्यवस्थाएं नहीं की जाएंगी और लोग इतने ज्यादा एकत्र हो जाएंगे तो स्थिति खराब भी तो हो सकती है, अराजकता वहां उत्पन्न हो सकती है, व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, और
ऐसा नहीं कि हमारे सारे के सारे जो कुंभ होते हैं वो बहुत स्मूथ हो जाते हैं। जो 2013 में कुंभ हुआ था, उस कुंभ में बड़ी अव्यवस्थाएं थी, मतलब छोटी छोटी व्यवस्थाओं की बात छोड़ दीजिएगा, और उसमें एक भगदड़ भी हो गई थी। वो भले ही रेलवे स्टेशन पे हुई थी, तो उसमें शायद 25 से 26 लोग मर गए थे और लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो इतनी बड़ी भीड़ में अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आप कल्पना कीजिए कि कितना जनहानि हो सकती है। तो आप उन चीजों को कम से कम, मैं अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि झूठ ना फैलाएं, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश ना करें। ये कार्यक्रम देश का है, ये कार्यक्रम हिंदुओं का है। इसमें आपकी जो जहरीली राजनीति है उससे आपका कोई भला नहीं होना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर लोगों के दिमाग में आ गया तो आपका बुरा जरूर हो जाएगा। अभी हाल में आप एक नुकसान उठा चुके हो, जो उपचुनाव हुए थे 9 सीटों पर, और अगर आप इसी तरीके की हरकतें करते रहे, खासतौर से मैं अखिलेश यादव से के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह की हरकतें करते रहे तो आने वाले समय में ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हो सकता है कि जो आप सपने संजोए बैठे हैं 2027 के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उल्टे पड़ जाएं। आज की वार्ता में इतना ही। आप कुंभ पर अपनी राय और टिप्पणियां वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के और वहां जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल कानपुर वार्ता को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो सके तो कोई आप पैसा नहीं लगता है, आप नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लगभग प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं और कोशिश करता हूं कि तथ्यों पर हो, तथ्यों से बहुत बाहर ना हो, और कभी कभी ऐसे वीडियो भी डालता हूं जिनमें आंकड़े काफी होते हैं। अदरवाइज सामान्य बातचीत होती है। जल्दी ही कोशिश करूंगा कि कुछ लाइव भी किया करूं, लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो ही डालता हूं। तो आप प्लीज कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।